हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्जाम के लिए हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पे आएगा। ठीक है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पे आएगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन बी है नीचे बाईं ओर, ऑप्शन सी है ऊपर दाहिनी ओर और ऑप्शन डी है ऊपर बाईं ओर। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है, तो वो होगा हमारा नीचे दाहिनी ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है रामचरितमानस और ऑप्शन डी है बीसलदेव रासो। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का महाकवि कौन माने जाते हैं, तो वो है चंद्रबरदाई। ठीक है, ये क्या है, और उनका प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा। हमको बताना है कि बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है बंधुओं, ऑप्शन बी है बंधु वर्ग, ऑप्शन सी है बंधु और ऑप्शन डी है बंधुएं। तो बंधु का बहुवचन क्या होगा, तो बंधु का बहुवचन होगा बंधुओं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनीय है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है अलौकिक, ऑप्शन ए है अलौकिक, ऑप्शन बी है अत्यधिक और ऑप्शन डी है अनधिकार और ऑप्शन डी है बारात। तो वर्तनीय रूप से इसमें कौन शुद्ध लिखा गया है, तो इसमें क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे बारात क्या है, वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा गया है। यहाँ पे अलौकिक लिखा है ना, यहाँ पे अलौकिक होगा तब ये शुद्ध होगा। और अत्यधिक लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, तो अत्यधिक, तो यहाँ पे क्या होगा कि अत्यधिक होगा तब ये शुद्ध होगा। अनाधिकार लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनअधिकार होगा, अनधिकार। ये क्या है, ये शुद्ध है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनीय शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से वर्तनीय रूप से कौन शुद्ध है। तो ज्योत्सना, ऑप्शन बी है ज्योत्सना और ऑप्शन सी है ज्योत्सना। ठीक है, और ऑप्शन डी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो वर्तनीय रूप से शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो वर्तनीय रूप से शुद्ध ऑप्शन नंबर सी होगा। ये गलत है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये होगा ज्योत्सना, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है। मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी है गुण और ऑप्शन डी है यण। मतैक्य में कौन सी संधि होगी, तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमको पता चलेगा कि कौन सी संधि है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मत प्लस ऐक्य। ठीक है, मत प्लस ऐक्य। तो इसमें क्या हो रहा है कि मत और यहाँ आ रहा है प्लस ए आ रहा है यहाँ पे, तो इसके मेल से क्या हो रहा है, ए बन रहा है, ए बन रहा है। तो ये कौन सी संधि हो गई, तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद हमको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए है उच्च धन आरण, ऑप्शन बी है उत्त धन चरण, ऑप्शन सी है उत धन चारण और ऑप्शन डी है उच्च धन चारण। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
ठीक है, ये कौन सी संधि हो गई? तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित सब में कौन सा समास है? ठीक है, बताना है हमको कि गगनचुंबी में कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है व्ययभाव समास। तो गगनचुंबी का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गगनचुंबी का हम अगर समास विग्रह करेंगे तो ये होगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि गगन को चूमने वाला तो क्या हुआ? ये तत्पुरुष समास हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद अर्थ प्रधान होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद अर्थ प्रधान होता है वह होता है। ठीक है, तो कौन सा समास होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी है व्ययभाव समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। अगला देखते हैं। अगला है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है नि, ऑप्शन बी है नित, ऑप्शन सी है निर और ऑप्शन डी है निग। तो निर्गुण में कौन सा समास होगा? तो निर्गुण में होगा हमारा निरुपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। अगला है बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है बेरहम, बेखुदी, ऑप्शन बी है बेदम, बेईमान, ऑप्शन सी है बाइज्जत, बाकायदा, ऑप्शन डी है बेसहारा, बेइज्जत। तो किसमें बे उपसर्ग नहीं लगा है? कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बाइज्जत और बकाया। बाइज्जत और बकाया में क्या है? बे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मीठा, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है आस और ऑप्शन डी है प्यास। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, आस। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से तत्सम कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है कपाट, ऑप्शन बी है कीटक, ऑप्शन सी है कुची और ऑप्शन डी है कुंभकार। तो कौन सा तत्सम इसमें नहीं है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, कुची। कुची क्या है? ये तत्सम नहीं है, ये क्या है? तद्भव है। तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा कुची का। इसका तत्सम क्या होगा? कुची का होगा। कपाट का क्या होता है? कपाट का तद्भव क्या होगा? तो कपाट का तद्भव होगा ये, इसका तद्भव होगा किवाड़। ठीक है, कपाट का किवाड़ होगा। और कुंभकार का तद्भव क्या होगा? तो कुम्हार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न में से तद्भव शब्द है, निम्न में से तद्भव हमको बताना है कि तद्भव कौन है। तो ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है पुष्प, ऑप्शन सी है श्लाका और ऑप्शन डी है 14। तो इसमें तद्भव कौन है? तो 14 क्या है? 14 हमारा तद्भव है। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा 14 का चतुर्दश। 14 का तत्सम
चतुर्दश होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है धरती का तत्सम शब्द है। धरती का तत्सम हमको बताना है, तो ऑप्शन ए धरणी, ऑप्शन बी है धात्री, ऑप्शन सी है धरित्री और ऑप्शन डी है धरा। तो धरती का तत्सम क्या होगा? तो धरती का तत्सम होगा धरित्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? हमको बताना है कि नेपोलियन, यहाँ पे जो नेपोलियन दिया है वो संज्ञा का कौन सा उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है समूहवाचक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है अनाज और ऑप्शन डी है सेना। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी हो गई? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेना। सेना क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वो आया, जिसको हमने बुलाया था वो आया, हमको बताना है कि कौन सा इसमें सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है उत्तम पुरुष और ऑप्शन डी है निजवाचक। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो संबंधवाचक क्या होता है? तो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहाँ पे भी आप का प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप का प्रयोग हुआ अपने आप, अपने आप ही। ठीक है, क्या? अच्छा, इसका हम जैसे लिख देते हैं कि जैसे आप, अगर कहीं आपका प्रयोग हो तो वहाँ क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर अपने आप, फिर आप ही और स्वयं, खुद। ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मतलब जैसे इनका प्रयोग होता है तो वहाँ क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? हमको बताना है कि किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए कविता परिश्रमी युवती है, ऑप्शन बी है प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है,
ऑप्शन सी है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, और ऑप्शन डी है वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब किसमें विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक है, यहाँ पे सरकारी क्या है, ये गलत तरीके से प्रयोग हुआ है, इसका सही क्या होगा, तो सही होगा यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यही, ठीक है, यही यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, ये क्या है, ये शुद्ध वाक्य है, मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। हमको बताना है कि नहाकर क्रिया का कौन सा उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया, और ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, इसमें कौन सी क्रिया है, नहाकर में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहां पे क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। चलिए इसको लिख देते हैं हम। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया को पूर्ण दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। हमको बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से कौन है। तो ऑप्शन ए है सर्वदा, ऑप्शन बी है सर्वत्र, ऑप्शन सी है इतना, और ऑप्शन डी है गलत। तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इतना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, सी क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। आगे जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे क्या होते हैं, हमको बताना है। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे डैश डैश होते हैं, उनको बताना है कि क्या होते हैं। तो ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है संबंध सूचक अव्यय, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय उसे कहते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वक्ता से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से हो वहां क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है विस्मयादि बोधक का, जैसे लिखा जाता है आह, वाह, हाय आदि, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक के उदाहरण है या एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, हमको बताना है कि इच्छा का पर्यायवाची कौन इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है ईहा, ऑप्शन बी है स्प्रिया, ऑप्शन सी है वासना, और ऑप्शन डी है वृत्राहा।
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इच्छा का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या है? ये किसका पर्यायवाची है? तो ये इंद्र का पर्यायवाची है। ये इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी इहा, प्रिया और वासना क्या है? इच्छा का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। आगे पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन है सरसिज, ऑप्शन बी है पारिजात, ऑप्शन सी है अमृत और ऑप्शन डी है कुसुम। तो पुष्प का पर्यायवाची कौन होगा? तो पुष्प का पर्यायवाची होगा हमारा कुसुम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सरसिज किसका पर्यायवाची है? तो ये है कमल का। ठीक है, पारिजात किसका पर्यायवाची है? तो पारिजात कल्पवृक्ष का है। पारिजात किसका है? तो कल्पवृक्ष का है। अमृत तो किसका पर्यायवाची है? तो ये मोक्ष का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्प में से चुने। कर्कश का हमको विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है विवेकी, ऑप्शन सी है मधुर और ऑप्शन डी है विनम्र। तो कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश का विलोम होगा मधुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, और विवेक का विलोम क्या होगा? तो विवेक का विलोम होगा अविवेकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूर्त का विलोम है। मूर्त का विलोम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी है प्रतिमूर्त, ऑप्शन सी है सममूर्त और ऑप्शन डी है अदृष्ट। अदृष्ट। ठीक है, तो मूर्त का विलोम क्या होगा? तो मूर्त का विलोम होगा अमूर्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, दृष्ट अदृष्ट किसका विलोम है? तो ये दृष्ट का विलोम है। ठीक है, किसका विलोम है? तो दृष्ट का विलोम है। आगे बढ़ते हैं। आगे आज 10वीं की परीक्षा का डैश डैश आएगा। यहाँ पे हमको रिक्त स्थान में भरना है कि क्या होगा। तो आज 10वीं की परीक्षा का क्या आएगा? तो हमारा ऑप्शन ए है परिणाम, ऑप्शन बी है परिणाम और ऑप्शन सी है परिणाम और ऑप्शन डी है परिणाम। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा परिणाम। परिणाम आएगा। ऐसे परिणाम शुद्ध लिखा जाता है, बाकी इसमें बड़ी की मात्रा नहीं होती है, छोटी की मात्रा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है डैश डैश पीकर कोयल अपने डैश डैश में जाकर बैठ गई। यहाँ पे भरना है कि कौन सा भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है नीर नीर, ऑप्शन बी है नीड नीड, ऑप्शन सी है नीर नीड और ऑप्शन डी है नीड नीर। कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा कि नीर पीकर कोयल अपने, नीर पीकर कोयल अपने नीड, ठीक है, में जाकर बैठ गई। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है घाटी, ऑप्शन बी है उपत्यका और ऑप्शन सी है द्रोण और ऑप्शन डी है बेसिन। तो पर्वती की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा उपत्यका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पर्वती की तलहटी को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार पर्वत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग को हम अधिकता कहते हैं, अधिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है पदभ्रष्ट, ऑप्शन बी है पदानुगत और ऑप्शन सी है पदानुगत और ऑप्शन डी है पदच्युत।
तो जो अपने पद से हटाया गया उसके लिए क्या एक शब्द क्या होगा, उपयुक्त शब्द, तो वो होगा हमारा पदच्युत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है, तब कहा जाता है जब कोई, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, ठीक है, हमको आगे तो ऑप्शन ए है समय पर काम नहीं हो, ऑप्शन बी समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, ऑप्शन सी है समय का लाभ न उठाया जाता हो, और ऑप्शन डी समय का पालन करता है, समय का पालन करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा कि जब बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है, ठीक है, तब कहा जाता है जब कोई, और आगे इसके आगे क्या होगा वो हमको पढ़ना था। तो जब कोई काम समय पर नहीं हो, जब कोई काम समय पर नहीं हो, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला देखते हैं। विपत्ति मोल लेना दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। विपत्ति मोल लेना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन है बिना पत्ते की सब्जी लेना, ऑप्शन बी है जानबूझकर संकट में पड़ना, ऑप्शन सी एक दवाई खरीदना, और ऑप्शन डी है मुसीबत खरीदना। तो विपत्ति मोल लेना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जानबूझकर संकट में पड़ना। ठीक है, जानबूझकर संकट में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे है हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन है अहंकार की बातें करना, ऑप्शन बी है शक्तिमान की विजय, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, और ऑप्शन डी है सिद्धांतहीन मनुष्य। हाथ कंगन को आरसी का क्या होगा लोकोक्ति का अर्थ, तो ये होगा हमारा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ये हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद हमको बताना है। तो इसमें कैसा है, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, ऑप्शन बी है आश्रित वाक्य है, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य है, और ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य है, तो ये है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसमें क्या है, तो ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये डी नंबर सही होगा, सॉरी यहाँ पे सी होगा, तो ये सी होगा, ये डी होगा, तो हमारा सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन होगा, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऑप्शन बी है उसने कहा कि वह निर्दोष घोषित हुआ, ऑप्शन सी है उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, और ऑप्शन डी है उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा मिश्र वाक्य उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है शुद्ध वाक्य छाटी है, ऑप्शन ए है उस वन में प्रातः काल के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ऑप्शन बी है उस वन में सुबह के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ऑप्शन सी है उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, और ऑप्शन डी है उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। तो इसमें शुद्ध वाक्य छाटना है, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। हमको बताना है कि किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन और पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। तो ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कृतवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, और ऑप्शन डी है सभी में। तो किस में होता है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी, भाववाची में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? हमको बताना है कि किस में संप्रदान कारक है। तो ऑप्शन ए है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। ऑप्शन बी है राम घर पर सो रहा है। ऑप्शन सी है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। और ऑप्शन डी है निसार खेलता है। तो किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। ठीक है, राजा ने निर्धनों को क्या दिया? कंबल दिया। ये हमारा इसमें संप्रदान कारक है। आगे देखते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। सम्मान में हमको बताना है कि कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म और ऑप्शन सी है संप्रदान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। तो इसमें अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अधिकरण कारक में क्या होता है? इसमें में पर और ऊपर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अतिथि के सम्मान में, यहाँ पे ठीक है, तो कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमको पुल्लिंग बताना है कि कौन पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए है बहुधीय, ऑप्शन बी है डिबिया, ऑप्शन सी है साध्वी और ऑप्शन डी है संचालक। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा होगा? तो इसमें पुल्लिंग होगा संचालक। संचालक क्या है? ये पुल्लिंग है। बाकी बहुधीय, डिबिया, साध्वी ये सब स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग हमको बताना है। तो पंडित पत्नी, ऑप्शन बी है पंडिती और ऑप्शन डी है पंडिताइन और ऑप्शन डी है पंडिती डीती। तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल हमको बताना है। तो ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है पूर्ण वर्तमान काल और ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है। इसमें क्या है? तो इसमें सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन है कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ऑप्शन बी है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, ऑप्शन सी है सैकड़ों लोग मारे गए और ऑप्शन डी है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो इसमें क्या है? कौन सा विशेषण है जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा सैकड़ों लोग मारे गए। ये क्या है? निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है। ठीक है, अब पूछे कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? हमको बताना है कि वर्तनीय रूप से इसमें शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन है अंताक्षरी, ऑप्शन बी है अंत्य याक्षरी,
और ऑप्शन सी है अंताक्षरी और ऑप्शन डी है अंताक्षरी। तो कौन सा इसमें वर्तनी रूप से शुद्ध लिखा गया है? तो वर्तनी रूप से कैसे लिखा जाता है? तो अंत या छरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है बुंदेली, ऑप्शन सी है ब्रज और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सूरदास जी के द्वारा लिखी है। ठीक है, अगला है पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है ब्रज, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है बुंदेली और ऑप्शन डी है अवधी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी बुंदेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑफिसर, ऑप्शन बी है अथॉरिटी, ऑप्शन सी है लॉ, ऑप्शन डी है प्रोप्रिएटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो प्राधिकारी के लिए कौन सा हमारा सही होगा? तो ये होगा अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, ऑफिसर के लिए क्या होता है? तो ऑफिसर के लिए होता है अधिकारी। ठीक है, अधिकारी। अगला है शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, यह सही अनुवाद लिखिए। ठीक है, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसका सही अनुवाद हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल, ऑप्शन बी है एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, ऑप्शन सी एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन और ऑप्शन डी है प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन ए है कुंठित, ऑप्शन बी है तृष्णा और ऑप्शन सी है त्यागी और ऑप्शन डी है तीव्र। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।